नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो एईसी पेपर है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। इसकी कंप्लीट क्लास को हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे और एज यूजुअल अपनी ये क्लास दोनों मीडियम में रहेगी। ये आपका सिलेबस है और इस पूरे सिलेबस को हम वन शॉट में निपटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट मिनट से। पहला टॉपिक है अपना पर्यावरण प्रदूषण का, अर्थात एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? यानी कि हमारा ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जो भी हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है, उस पर्यावरण में कुछ ऐसे पदार्थों का एंटर होना जिससे इस पर्यावरण में नेगेटिव चेंज होता हो। नेगेटिव चेंज का मतलब, जैसे मान लो सर्दी है, सर्दी में जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का जो पर्यावरण है सर्दी के अंदर जो एक्चुअल में होता है उससे अलग हो जाना, उसमें चेंजमेंट हो जाना, या अचानक से तापमान बढ़ जाना, या बारिश के टाइम पे बारिश का नहीं आना, तो ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट में नेगेटिव चेंजमेंट है। तो एनवायरनमेंट में नेगेटिव चेंज होना क्या कहा जाता है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहा जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरनमेंट कॉजिंग एडवर्स चेंजेस। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हुआ कि हानिकारक पदार्थों या उत्पादों का पर्यावरण में प्रवेश करना जिससे उसमें नकारात्मक परिवर्तन होते हो। इट अफेक्ट्स एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग बींग्स। ये हमारी हवा को, जल को, ज़मीन को और जीवों को प्रभावित करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर परिवर्तन होगा और नेगेटिव परिवर्तन होगा तो वह हर एक को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार। बहुत छोटी छोटी क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से। एक होता है एयर पोल्यूशन, यानी हवा का प्रदूषित होना। वाटर पोल्यूशन, यानी जल का प्रदूषित होना। सॉइल पोल्यूशन, अर्थात मिट्टी का प्रदूषण होना। केमिकल पोल्यूशन, यानी रासायनिक पदार्थों की वजह से प्रदूषण होना। नॉइज पोल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण होना। और न्यूक्लियर हैजर्ड्स, यानी परमाणु जोखिम होना। यानी कि हम जब कुछ जलाते हैं, इनसे कई तरह की गैसें निकलती है, तो ये हमारी एयर पोल्यूशन हो गया। कारखानों से और जो प्लांट है उनसे निकलने वाली धुआं। ये प्लास्टिक का पानी में घुल जाना, ये प्लास्टिक करके भेजना, जोर जोर से लाउड स्पीकर वगैरह बजाना। तो कई तरीके के प्रदूषण हमने पढ़े हैं छोटी छोटी क्लासों में। अब इन प्रदूषण के क्या कारण हैं, कॉजेज क्या है? तो पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकरण होना। अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण का बहुत ज़्यादा होना। व्हीकल एमिशंस, यानी वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं। डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों की या जंगलों की कटाई होना, वो भी कौन सी वाली? अंधाधुंध कटाई। यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, कई तरीके के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने से जमीन की उर्वरता का कमजोर होना। और इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, और जो हमारा कचरा है इसका सही ढंग से मैनेज नहीं करना या इसको गलत तरीके से इसका निपटारा करना। ये वो रीजन है जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब जब पॉल्यूशन होगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा, प्रदूषण के प्रभाव क्या होंगे? प्रदूषण चाहे कैसा भी हो, कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका नहीं आता। तो यदि प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। और जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में जाएगा। और समुद्रों में पानी जाने से समुद्रों का सी लेवल ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने से जो कोस्टल एरिया है, यानी कि जो तटीय इलाके हैं, वह समुद्र में डूबने लगेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, एसिड रेन का होना, यानी कि अम्लीय वर्षा होना। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, यानी अपन मनुष्यों में श्वास संबंधी बीमारियों का होना। वाटर बोर्न डिजीज, यानी जल जनित रोगों का बढ़ना। सॉइल इनफर्टिलिटी, जो हमारी जमीन है, जो हमारी मृदा है, उसकी उर्वरता में कमी आना। हार्म टू वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ, जो वन्य जीव है और जो समुद्री जीवन है, उन दोनों को भी इससे नुकसान होता है। तो ये इसके इम्पैक्ट आएंगे। अब बात करते हैं इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियंत्रण के उपाय क्या है। मैं बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में आपको यहाँ पे ये पूरा पेपर प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ी भी है और कॉमन सेंस से आप उनको इजीली सोल्व भी कर पाओगे, तो उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यदि एयर पोल्यूशन है, यानी कि हवा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? यूज ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगल या वृक्षारोपण करना चाहिए। स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकलों या साधनों की तरफ स्विच करना चाहिए, ना कि हमें डीजल, पेट्रोलियम इन सबको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनको बर्न करने से बहुत सारा जहरीला धुआं हवा में फैलता है। बात करें जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन की, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो हमारा जो
निकलने वाला जो पानी है, यानी कि घरों से निकलने वाला, उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, उसका सही ढंग से हमें उपचार करना, ट्रीटमेंट करना, ताकि हम इसको वापस से रीयूज़ कर सकें। बैनिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक फेंकने पर हमें क्या लगाना चाहिए? बैन करना चाहिए, क्योंकि लोग प्लास्टिक फेंकते हैं तो उससे डंपिंग यार्ड बनते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जन जागरूकता लानी पड़ेगी। फिर है सॉइल पॉल्यूशन, यानी मृदा प्रदूषण को कैसे रोकेंगे? प्रॉपर डिस्पोजल्स ऑफ केमिकल, रसायनों का सही निपटान किया जाए, एफोरेस्टेशन यानी जंगलीकरण किया जाए, यानी वनीकरण किया जाए। केमिकल पॉल्यूशन को रोकने का तरीका, सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग, सुरक्षित तरीके से इनको सेफली तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए और सही ढंग से इनको हमें यूज करना चाहिए। इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग, उद्योगों पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि वह हर कहीं अपना जो निकलने वाला केमिकल है वह डायरेक्ट पानी में या नदी में या तालाब में नहीं फेंक सके। फिर है नॉइज़ पॉल्यूशन, तो नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए साउंड प्रूफिंग हमें यूज़ करना चाहिए, ध्वनि अवरोधन। टाइम रेस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड एक्टिविटीज़, यानी जो तेज़ ध्वनि वाली एक्टिविटीज़ है उन पर हमें टाइम रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। और आप कई बच्चे जानते भी होंगे कि जैसे शहरों में रात को डीजे बजाना बंद हुआ है, वो एक इसी का ही एक कंट्रोल मेजर है। फिर है न्यूक्लियर हैज़र्ड्स, यानी कि जो परमाणु खतरे हैं उसके लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी नॉर्म्स, सख्त सुरक्षा मानक या कानून तैयार करना चाहिए, नियम तैयार करने चाहिए। और रेडिएशन शील्ड्स, हमें विकिरण सुरक्षा को यूज में लेना चाहिए, या इस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए। तो ये इसके कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क, परमाणु खतरा और उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या जोखिम है। तो एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन कॉज कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड स्किन बर्न्स। जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उनके संपर्क में आने से कैंसर, आनुवांशिक उत्परिवर्तन और त्वचा में जलन आदि हो सकती है। ये इसका इम्पैक्ट आता है। जैसे हम मेजर डिजास्टर की बात करें तो जो न्यूक्लियर प्लांटों से निकलकर हुआ है, जैसे एक तो हो गया ये चेरोनोबिल सोरो सॉरी चेरोनोबिल, जो 1986 में हुई थी दुर्घटना, वो एक न्यूक्लियर हैज़र्ड सी है या एक आपदा है। और एक फुकुशिमा जापान में 2011 में वहाँ का जो परमाणु प्लांट है वह फट गया था, उससे कई तरह का रेडिएशन वहाँ फैल गया था। तो क्योंकि रेडिएशन को हम प्रॉपर तरीके से नहीं हैंडल करेंगे तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक डिजास्टर बन जाएगी, और इससे कई तरीके का हमें हेल्थ नुकसान होता है। बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, यानी ठोस अवशिष्ट जो प्रबंधन है उसको कैसे करें। दैट मीन्स जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा है उसका सही ढंग से क्या करना, मैनेजमेंट करना, ट्रीटमेंट करना। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स हाउस होल्ड गार्बेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एटसेट्रा। जो ठोस अपशिष्ट है उसमें घरेलू कचरा कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, यानी कचरे को छांटना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीके का कचरा अलग अलग करना चाहिए। कांच को अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, और जो फूड वाला है, यानी फूड जो बचा हुआ है कचरा है, सब्जियों का आदि का, इनको अलग करना है, और जो लिक्विड है उनको अलग करना है। और ये छटेगा तब उसका प्रॉपर ढंग से कांच को कांच के हिसाब से डिस्पोज किया जाएगा, प्लास्टिक को प्लास्टिक के हिसाब से। फिर रिसाइकलिंग एंड रीयूज, यानी कि जिस जो इसमें से रीयूज हो सकता है उसको रीयूज करना है, और जो बाकी मोस्टली को क्या करना है, रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूज, ये इसके 3 मेथड है। रिड्यूस यानी कि हमें नए प्रोडक्ट को थोड़ा-सा कम यूज़ करें, हो सकता है जहाँ पे हम क्या करें, रिसाइकिल करके उनको रीयूज़ करें, तो ये एक मेथड अपनाया जाना चाहिए। कंपोस्टिंग यानी खाद बनाई जा सकती है। इंसिनरेशन यानी कि उनको जलाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर मैनर से, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर जो इनको डिस्पोज़ करने के प्लांट है वहीं ऐसा किया जाना चाहिए, खुले में नहीं करना है। सैनिटरी लैंडफिल्स, और जो ज़मीन है हमारी आस-पास की, हमें उसको सैनिटाइज़ रखना है, सुरक्षित रखना है। ये कुछ इसके उपाय हो सकते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूशन केस स्टडीज, प्रदूषण अध्ययन के लिए कुछ उदाहरण है, और आपको एग्जाम में इनको थोड़ा सा डिटेल में आप इनको गूगल करके पढ़ लेना इनके बारे में। यदि आप एक एक स्टोरी भी इनके बारे में पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इनको डिटेल में नहीं लिया, वरना ये क्लास अपनी 3 घंटे की हो जाए, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है 1984 1984 में हुई है। हमने बचपन में किताबों में खूब पढ़ा है, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें फैक्ट्री में से रात को क्या निकल गया था, जो केमिकल है वो लीक हुआ था, और कई लोगों की मौत का कारण बना था। सांस के साथ ही वह जो रेडिएशन है सब तक पहुंच गया था। तो इस ये स्टोरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फिर एक गंगा पोल्यूशन, यानी जो गंगा प्रदूषण है, रिलीजियस वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस
पोल्यूटिंग द रिवर, यानी जो धार्मिक कचरा है, अपशिष्ट है, यानी हम गंगा किनारे जाते हैं, गंगा को हम पूजते हैं, अर्चना करते हैं, उसके बाद जो नारियल या फूल वगैरह या दीपक वगैरह नदी में प्रवाहित करते हैं, तो वह कहीं एक जगह जाकर रुकता भी होगा, और जहाँ ये रुकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रदूषण होता है। कोई कपड़े-वपड़े डालता है गंगा में, कोई साड़ी डालता है इस तरीके की, तो उससे भी गंगा प्रदूषित हो रही है या हुई है, तो आप इसको भी एक केस स्टडी में ले सकते हो। दिल्ली एयर पॉल्यूशन, यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण, ये तो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में एक आती है अपनी दिल्ली, ड्यू टू व्हीकल्स, स्टबलिंग बर्निंग स्टबल बर्निंग एंड फायर क्रैकर्स, यानी जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं, पास जो जापान सॉरी पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे पराली का जलाना और पटाखों से निकलने वाला जहरीला धुआं वहाँ की वायु की गुणवत्ता को क्या करता है, कम करता है और दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाता है। ये भी आपके लिए केस स्टडी हो सकती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्या है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज और क्या अपन इसके लिए कुछ प्रथाएं बता सकते हैं। पहला आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्या होता है दोस्तों, इस बात को जानो। एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। मौसम और जलवायु। मौसम क्या है, एक शॉर्ट टर्म टर्म है जिसमें हम ये कहेंगे कि जैसे आज का मौसम अच्छा है, कल का मौसम थोड़ा क्लाउडी था, परसों का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला था। तो मौसम क्या है, एक शॉर्ट टर्म टर्म है। और जब हम किसी एरिया में लगभग 30 साल या 30 साल से ज़्यादा के मौसमों की अध्ययन करते हैं और जो औसत वहाँ की सिचुएशन होती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं, जलवायु के नाम से जानते हैं। तो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो हम हमेशा बात करेंगे कौन से परिवर्तन होना, दीर्घकालीन परिवर्तन होना, यानी कि एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म का जो चेंजमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लाइमेट चेंज। और यदि ये नेचुरली हो रहा है, नेचर अपने अकॉर्डिंग कर रही है, तब ये हार्मफुल नहीं होता। बट यदि इसमें इंटरफेरेंस किसका हो, हम मानवों का हो, ह्यूमन का हो, जैसे हमारे द्वारा किया जाने वाले प्रदूषण से या जंगलों को काटने से जो क्लाइमेट में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये एक तरीके से नेगेटिव टर्म में ही यूज किया जाता है, नेगेटिव टर्म में, क्योंकि इसमें हमारा इंटरफेरेंस है। तो क्या होता है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस in temperature, rainfall, wind patterns and other elements of the earth's climate system। अर्थात जलवायु परिवर्तन का मतलब हुआ कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में दीर्घकालिक बदलाव होना, जैसे तापमान बढ़ना, वर्षा का अनियमित हो जाना, हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाना। इन सबको हम किस नाम से जानेंगे, जलवायु परिवर्तन के नाम से। इट इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल्स एंड डिफोरेस्टेशन। और यह मुख्यतः मानवीय गतिविधियों की वजह से होता है, जैसे हमारे द्वारा जीवाश्म का जलाना, यानी कि पेट्रोल डीजल का जलना, उनसे निकलने वाले जहरीले धुआं से, और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण ऐसा होता है। अब इसके क्या कारण हैं? इससे, यानी कि जब ये होगा तो इसके कारण क्या है, या यूँ कहें जलवायु परिवर्तन होने में कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको परिवर्तित करते हैं। तो पहला हो गया ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिशंस, यानी कई तरीके की ग्रीन हाउस गैसों का पर्यावरण में उत्सर्जन होना, और जब वह उत्सर्जित होती है तो कई तरीके के उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का होना, ग्लेशियर का पिघलना, एसिड रेन का होना एटसेट्रा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी औद्योगिकरण की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से, यानी शहरीकरण की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है। और डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या आएँगे? जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके कोई प्रभाव भी होंगे। तो पहला, राइजिंग सी लेवल्स, यानी समुद्र जो वाटर लेवल है उसमें वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी हिमनद है जो हमारे ग्लेशियर है हिमालय में, वह पिघलेंगे। वह पिघलेंगे तो पानी कहाँ आएगा? समुद्रों में आएगा, और समुद्रों का जो स्तर है वह बढ़ जाएगा, उससे आसपास का जो एरिया है वह डूबने लगेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी अत्यधिक मौसमी घटनाएँ होगी, यानी कि बाढ़ का आना, ड्रोट का आना, बादल का फटना, सुनामी आना, ये सारे किसके इम्पैक्ट है? क्लाइमेट चेंज के हैं। फिर है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, यानी जो जैव विविधता है उसको खतरा होगा, क्योंकि फूड चेन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि आज से तकरीबन 30 साल पहले आराम से हमारे आसमान में चील, बाज और गिद्ध, ये 3 ऐसे जीव हैं, तीनों ही पक्षी हैं, खूब हमें उड़ते हुए दिख जाते थे आज से 30 से 35 साल पहले, लेकिन आज इनका नामो-निशान नहीं मिल रहा। यानी आज की जनरेशन तो जानती भी नहीं कि चील, बाज और गिद्ध में कोई डिफरेंस भी होता है क्या? उन्होंने देखा ही नहीं है। कहीं ज़ू में जाके, चिड़ियाघर में जाके देखा हो तो अलग बात है। रियल में देखना मुश्किल है। तो ये कहाँ गए?
क्योंकि अब हमने इनका शिकार नहीं किया। एक्चुअली होता क्या है, फूड चेन के जो टॉप लेवल में जीव होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या कम होती है। लेकिन यहाँ पे जब कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ उनकी फर्टिलिटी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये अपने आप की जो जेनेटिक्स है, या यूँ कहें अपनी जो प्रजनन है उसको प्रॉपर नहीं कर पाते, और इनकी जो अंडे वगैरह है, इनके जीव है, वह सर्वाइव नहीं कर पाते, और इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगी। तो ये कहीं न कहीं हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टडी मटेरियल टैब पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको हर तरीके की पीडीएफ उपलब्ध मिल हो जाएगी, कुछ पीडीएफ अपलोड होना बाकी है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, यानी कि जब हमारा जो तापमान है धरती का, वह औसत से ज़्यादा हो जाए। यानी कि जैसे राजस्थान में गर्मियों में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर होना आम बात है। और यह जैसे जिस एरिया में कई सालों से 45 डिग्री टेम्परेचर ही होता है, लेकिन एक साल उसमें पिछले साल 48 हुआ, अब भी 48 हो गया, फिर और बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि जो स्थितियाँ बनी हुई है, नॉर्मल स्थितियाँ हैं, उनसे ज़्यादा अगर कुछ एडवर्स हो रहा है तापमान के मामले में, तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। यानी वैश्विक तापमान का या तापन का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होना, जो मुख्यतः किस वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होती है। इनकी वजह से जो हमारा सरफेस का जो टेम्परेचर है उसका बढ़ना, वह ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। इसके इफेक्ट क्या आएंगे, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो हीट वेव यानी कि जो गर्म हवाएं हैं, जैसे राजस्थान में हम किसकी बात करें, लू की बात करें, तो हीट वेव जैसी कंडीशंस होना स्टार्ट हो जाएगी या होती है। ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ता है, क्योंकि जब वे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे कहीं न कहीं जो बारिश का जो सिस्टम है वह गड़बड़ाएगा, और उससे सूखा आने की संभावना रहेगी, और आता भी है। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन्स यानी जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसमें इसका उल्टा असर होता है। कोरल ब्लीचिंग यानी जो कोरल रीफ है उसका सफ़ेद पड़ जाना। कोरल रीफ क्या होती है दोस्तों, जो ये एक समुद्री जीव है जो पौधे जैसा दिखता है। यानी समुद्र की गहराइयों में जो पौधे जैसे रंग-बिरंगे अपने को रीफ्स दिखते हैं, कोरल रीफ इनको कहते हैं। दिखने में ये पौधे जैसे होते हैं, लेकिन ये एक समुद्री बायोडायवर्सिटी है, एक जीव जैसा है। तो ये पनप नहीं पाता क्योंकि कई तरीके का समुद्री पानी में रसायन मिल जाता है। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स और जो हमारा फसल उत्पादन है उसमें कमी आती है, ये ग्लोबल वार्मिंग के क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। बात करें ओज़ोन लेयर डिप्लेशन यानी ओज़ोन परत का क्षरण, यानी कि ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर में हमारी एक गैस की एक पट्टी है। गैस की पट्टी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओज़ोन के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, जो सूरज है उस सूरज से जो हानिकारक पराबैंगनी रोशनी जाती है, किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको ये रोक लेती है, और हमारी क्या करती है, जो बायोडायवर्सिटी है उनकी ये सेफ्टी लेती है, उनकी मदद करती है, उनकी सुरक्षा करती है। क्योंकि सूरज की जो आने वाली यूवी रेज है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये गैस की जो लेयर है इसका पतला होना, इसकी लेयर का क्या होना, पतला होना, क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ओजोन परत में क्षरण होना या उसको नुकसान होना। अब ये कैसे होता है, क्योंकि हम यहाँ धरती पर हम एसी में रहते हैं, हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, कई तरीके के जहरीले गैसेज हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ते हैं, तो ये गैसें ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो ये हमारी ओजोन लेयर को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान पहुंचाएगी तो इसको ये पतला करेगी, पतला करेगी तो सूरज की किरणें इसमें से एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लेशन कहते हैं। ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है, और ये पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इट इज गेटिंग डिप्लेटेड ड्यू टू द केमिकल्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये CFC जैसे मेन रसायनों के कारण हमारी ये जो लेयर है ये क्षतिग्रस्त हो रही है। हालाँकि कई तरीके की गैस है, कई तरीके के कारण हैं जो ओज़ोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन-सा है, CFC है, जो कूलिंग सिस्टम में काम में आता है, जैसे एसी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, एटसेट्रा। क्या इम्पैक्ट होगा यदि ओज़ोन लेयर डिप्लेट होगी तो? स्किन कैंसर बढ़ेगा, यानी जो त्वचा का कैंसर है वो हमारा इससे बढ़ेगा। आई प्रॉब्लम्स यानी कि मोतियाबिंद नेत्र रोग होना स्टार्ट हो जाएँगे। आप देखते हो जैसे आजकल के बच्चे हैं, यानी कि हम हमारे अपनी जनरेशन की बात करें, हम ऑलमोस्ट के चश्मा
लगा हुआ है, यानी हमारी आई साइट ऑलरेडी कमज़ोर है। कुछ तो हमारा खान-पान है और कुछ हमारा जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। इसमें कहीं न कहीं ओज़ोन वाला भी क्या कर रहा है, एक कारण बनता है। वीक्ड इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह क्या होगी, कमज़ोर होगी। रिड्यूस्ड क्रॉप एंड फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, यानी कि जो फसल है और जो हमारे जलीय पौधे हैं उनकी वृद्धि में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जब यूवी रेज एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो इसके कई तरीके के नेगेटिव और साइड इफेक्ट होंगे, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए और हमारी जो ह्यूमन हमारी स्किन है इनके लिए भी ये कई तरीके के रोग पैदा करेंगे। अब बात करें एसिड रेन की। एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा, यानी कि जब बरसात के पानी में तेजाब जैसी तासीर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। यानी कि जब दो गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर अगर बरसती है बरसात के रूप में, तब हम इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन इज रेनफॉल विद ए pH below 5.6 formed when sulfur dioxide and nitrogen oxides combine with the water vapor in the atmosphere। अम्लीय वर्षा वह वर्षा है जिसका pH मान 5.6 से कम होता है। यह तब बनती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प के साथ घुल जाते हैं। और जब एसिड रेन होगी, इसके सोर्स क्या है, कैसे होती है एसिड रेन, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल है उनसे निकलने वाले जो उत्सर्जन है, कई तरीके का जो जहरीली रेडिएशन है, जहरीली धुआं है, उनसे ये बनता है। पावर प्लांट्स यानी जो हमारे विद्युत संयंत्र है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है हमारे, उनसे निकलने वाले एमिशन से ऐसा होता है। साथ ही में जो व्हीकल एग्जॉस्ट है, यानी जो हमारा वाहन है, उनसे जो हम फॉसिल्स बर्न होता है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल बर्न होता है, उससे जो धुआं रिलीज होता है, उस धुएं की वजह से ये गैस जनरेट होती है और हमारे वायुमंडल में जो हमारी वाटर वेपर है उसके साथ ये मिक्स हो जाती है। और मिक्स होगी तो ये बादलों तक जाएगी और ऊपर से बरसात के रूप में वापस धरती पे आएगी। इसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन होगी तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट, ये हमारी फसलों के लिए और हमारे वनों के लिए नुकसानदायक होगा। कोरेजन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, जो हमारी इमारतें हैं, जो हमारे स्मारक है, उनको ये जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ताजमहल है, ताजमहल संगमरमर का है, तो संगमरमर यानी ग्रेनाइट के लिए एसिड का गिरना उसके लिए उसकी चमक को कम करता है। तो हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और जो हमारी कई तरीके की स्मारक है, उन पे जो लोहा वगैरह लगा है उन पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और उनकी चमक फीकी पड़ने लग जाएगी। हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, जो जलीय जनजीवन है उसको नुकसान होगा। सोइल न्यूट्रिएंट लॉस, यानी कि अब जब तेजाब बरसेगा तो जो मिट्टी के पोषक तत्व है उनमें क्या होगी, उनका नुकसान होगा। बात करें इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एग्रीकल्चर। अब इस पूरे वाटर पॉल्यूशन का पूरे पॉल्यूशंस का या क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन कम्युनिटीज पे और एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। पहली बात तो हेल्थ इश्यूज होंगे, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिजीज एलर्जीज, जिसमें श्वास संबंधी त्वचा रोग जैसे और एलर्जी जैसे रोग बढ़ेंगे। माइग्रेशन ड्यू टू ड्रॉट्स और फ्लड्स, अब जब सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, तो लोग एक जगह से उठकर दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे। आजकल पलायन थोड़े कम होते हैं, पहले क्या कि इतने साधन नहीं होते थे तो लोग पलायन कर जाते थे, यहाँ सूखा पड़ रहा है तो कहीं दूसरी दूसरी जगह जाकर बस जाते थे। क्रॉप फेलियर एंड फूड इनसिक्योरिटी, फसलों की विफलता होती है और खाद्य असुरक्षा बढ़ती है, क्योंकि जब हमारा फसलें बर्बाद हो जाएगी तो सीधी सी बात है हमारे लिए जो फूड है वह कम पड़ेगा और उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। वाटर स्केर्सिटी, जल की कमी आएगी, क्योंकि जब बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो जो हमारे तालाब है, हमारी नदियाँ हैं, हमारे कुएँ हैं, वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे और पानी की कमी आएगी। और हम है क्या, कूलर चलाना बंद हम नहीं करेंगे, पानी को सही ढंग से बरतना हम कम नहीं करेंगे, तो हमें जल की कमी का सामना करना ही पड़ेगा। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, और जो फसलें हैं उनका जो प्रकार है, उसका जो समय है, उनमें क्या हो जाएगा, असामयिक बदलाव होगा, जो कि कच्चा पका होगा। ये यूँ कहे ऋतुएँ चेंज होने लगेगी और उसमें हम जब कुछ खाएँगे तो हम भी कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाएँगे, तो ये हमारे प्रदूषण का हमारे ऊपर असर होगा। अब इस प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने कई तरीके के एक्ट बनाए हैं। ये आपकी एनवायरनमेंट जो पेपर है उसका ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि 2 है आपके पार्ट, एक तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है और दूसरा लॉज़, यानी कि कौन-कौन से कानून नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कानूनों की। पहला है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में डिस्कस करेंगे इसको, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद सरकार की आंखें खुली और उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक एक्ट बनाया। क्या है ये एक्ट? दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द आफ्टर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। यह केंद्र सरकार को पर्यावरण सुधार और संरक्षण के लिए कदम उठाने का क्या देता है? अधिकार देता है। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। यह केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के बीच भी समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, कि यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में कोऑर्डिनेट करके पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? नियम कानून बनाएंगे और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए काम करेंगे। मेन प्रोविजन क्या रखेंगे? गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यह केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशंस डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स। प्रदूषकों के उत्सर्जन और निष्कासन के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है। इंक्लूड्स पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। और जो इस कानून का उल्लंघन करता है उसके लिए दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। ये 1986 में आया था। बात करें एयर एक्ट का, जिसमें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कानून आया 1981 में। दिस एक्ट एम टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यह अधिनियम का उद्देश्य था कि वायु प्रदूषण को रोकना, उसको नियंत्रित करना और उसको कम करना। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। और इसमें केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना का क्या किया गया था? प्रावधान किया कि हर एक राज्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होनी जरूरी है, जो कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड गतिविधियां है, या यूं कहे प्रदूषण को कम करने से संबंधित जो एक्टिविटीज है उस पर वह ध्यान दें। की फीचर्स क्या है? रेस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ पोल्यूटिंग फ्यूल्स एंड सब्सटेंसेस, यानी जो प्रदूषणकारी ईंधन है और जो पदार्थ है उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। एम्पावर्स बोर्ड्स टू इंस्पेक्ट एंड टेक सैंपल्स, यानी कि जो बोर्ड है उसको ये अधिकार दिया गया कि वह रेड कर सके, यानी निरीक्षण कर सके, और वह सैंपल भी ले सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दवाई की दुकान है जहाँ पर कई तरीके के कीटनाशक वगैरह मिलते हैं, तो वह उनका क्या ले सकता है? सैंपल ले सकता है, वह उसका निरीक्षण कर सकता है, उस दुकान पे जाके चेक कर सकता है। वह उसको एम्पावर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। सेट्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित करना भी इसके बीच में, या यूं कहे इसमें एक प्रावधान था कि वह एयर क्वालिटी के मेजर्स या स्टैंडर्ड डिसाइड कर सके। अगला आता है वाटर एक्ट 1974, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अधिनियम। दिस एक्ट वाज द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया। यह भारत का पहला प्रमुख पर्यावरणीय कानून था, क्योंकि इस 1974 में आया था, जबकि जो पर्यावरण कंजर्वेशन एक्ट था वो तो 1986 में आया था। तो ये एक तरीके से यूँ कहे पहला एक प्रयास था जो एनवायरनमेंट को बचाने से रिलेटेड था। इट एम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेन और रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर। इसका मेन उद्देश्य था कि जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना, तथा जल की जो स्वच्छता है और जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना और उसको वापस पुनर्स्थापित करना। यानी कि जो हमारे वाटर के जो यूँ कहे क्या बोलते हैं ऑप्शंस है, जैसे हमारे तालाब है, नदियाँ है, झीलें हैं, इनको सही ढंग से रखना और इनको वापस रिस्टोर करना एज ए नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वो पहले थे, और इनमें प्रदूषण से इनको बचाना, ये इसमें इसका उद्देश्य था। फीचर्स की बात करें तो क्रिएशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन करना। रेगुलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज, जल निकायों में प्रदूषणों के या प्रदूषकों के उत्सर्जन का विनियमन करना। यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल सीधा किस में आ रहा है? इस नदी में डाला जा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ को रेगुलेट करना। एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो वायलेंट कर रहे हैं, उनको दंड देना, उन पे जुर्माना वगैरह लगाना, ये सब इसके प्रोविजन है। बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नाम से समझ में आ रहा है जो हमारे जंगली जानवर है उनको संरक्षण करना इस एक्ट का मेन उद्देश्य था। दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स टू एंश्योर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। यह अधिनियम वन्य पशुओं,
पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था कि जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं, जो हमारे पक्षी हैं और जो जंगली हमारी वनस्पति है, उनको यह पारिस्थितिकी का संतुलन बनाए रखने के लिए उनको बचाना या उनकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। की प्रोविज़न की बात करें तो क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, राष्ट्रीय उद्यानों का बनाया जाना, वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करना। जैसे आज हमारे राजस्थान की बात करें, कई तरीके के सेंचुरीज या अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क वगैरह है, तो ये सारे इसी में आते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। जैसे रणथंभौर किसके लिए है? टाइगर के लिए है। माउंट आबू में किसके लिए? भालू के लिए है। तो और हम डेजर्ट नेशनल पार्क है, वह किसके लिए? गोडाउन के लिए है, नीलगाय के लिए है। तो अलग-अलग जगह में जो वहाँ का डोमिनेटेड जो नेचुरल चीज़ें हैं या वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या बनाया गया है? अभयारण्य बनाया गया है, वह इसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग एंड एंडेंजर्ड स्पेशीज़, यानी जो लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं, उनकी शिकार पे प्रतिबंध लगाना। जैसे मान लो हाथी दाँत के लिए हाथी को क्या करते हैं? मारते हैं लोग, और वह हाथी का दाँत है बहुत महँगा बिकता है। हमने कहावतें भी सुनी है कि जिंदा हाथी से मरे हुए हाथी के दाम ज़्यादा होते हैं। तो हाथी हमारी वाइल्ड लाइफ है, तो इसके शिकार पे प्रतिबंध लगाना। कई जगह टाइगर को मारा जाता है, बाघ को अलग-अलग है, चीता है। तो देखो सीधी-सी बात है, बस्ती में यदि कोई जंगली जीव आएगा तो उसको मारा जाएगा, वो एक अलग मैटर है। हालाँकि उसको भी आप लीगली नहीं मार सकते, ठीक है? लेकिन आप जंगल में जाके शिकार करके लाते हो, खाल उनकी चमड़ी, उनका खाल, उनकी नाखून, उनके दाँत ये सब निकालते हो और मार्केट में उनको बेचते हो। तो ये बहुत ही बुरा एक ऑफ़ेंस है, तो इन तरीके की गतिविधियों को रोकना। फिर है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जो वन्य जीव उत्पाद है उनको रेगुलेट करना, उनको विनियमित करना। जैसे कई लोग टाइगर की खाल अपने घरों में सजा के रखते हैं, तो वह उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने तो बाजार से खरीदा बहुत ऊंचे दाम देकर, लेकिन किसी ने तो मार कर उनको बेचा ही होगा। कोई तितर पकड़ के मारता है, तो तितर भी वाइल्ड लाइफ में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उन प्रोडक्ट को, ये जो वन्य जीव उत्पाद है, इनके व्यापार को क्या करना? रेगुलेट करना या बैन करना। अब आता है अगला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980, यानी 1980। नाम से समझ में आ रहा है, जंगलों को बचाना है। दिस एक्ट एम्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, यानी यह अधिनियम का उद्देश्य है कि वनों का संरक्षण करना और गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को विनियमित करना। यानी कि जो जंगल की जमीन है, इस जंगल की ज़मीन का जैसे कोई ये हिस्सा है, इसको यदि आपको यूज़ में लेना है तो वनीय पर्पज़ से ले सकते हो, यानी यहाँ पे आप पेड़-पौधे लगा रहे हो, तालाब वगैरह बना रहे हो, तो इसके लिए इसको यूज़ में लो। लेकिन अगर आप इसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ से यूज़ में लेते हो, तो इस तरीके की चीज़ों को रेगुलेट करना, यानी जंगलों का संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम है, दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़, यानी जो आप जंगलों की ज़मीन है, उनको गैर वन्य उद्देश्यों के लिए यदि यूज़ में लेते हो, तो केंद्र सरकार की इसके लिए पूर्व अनुमति स्वीकृति आवश्यक होगी। रेस्ट्रिक्ट्स डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना, ये इसका उद्देश्य है। अब बात करें इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। देखो, ये हमारी अर्थ है। सा ऐसा नहीं कि हम भारत में कुछ कर रहे हैं, कुछ गैस जला रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ़ भारत पे आएगा, क्योंकि वो तो पर एनवायरनमेंट है, वह तो पूरी अर्थ पे ही क्या करेगा? इम्पैक्ट लाएगा। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश एक तरफ हो सकते हैं या होते भी हैं या होने भी चाहिए, क्योंकि ये पूरी दुनिया का विषय है। तो इसके लिए कई बार इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंगें हुई है, बैठक हुई है और उसमें कई तरीके के एग्रीमेंट और समझौते हुए हैं। तो कुछ हम यहाँ पे छोटे-मोटे मोटे-मोटे समझौते हम यहाँ पे देखेंगे। डिटेल में हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ सेवरल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, और भारत ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों पर साइन भी करता है, संधियों पे साइन करता है और कई तरीके के समझौतों में शामिल भी हुआ है। दीज हेल्प्स इन फॉर्मिंग डोमेस्टिक लॉज एंड एंश्योरिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। इनका उद्देश्य होता है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही में जो घरेलू स्तर है यानी कि नेशनल लेवल है, उस पर भी पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए
हमें कुछ कानून वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यानी ओज़ोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको बचाने के लिए एक समझौता होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, जिसका फोकस था फेजिंग आउट ओज़ोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस लाइक सीएफसी, यानी ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला जो रसायन है सीएफसी उसको चरणबद्ध रूप से क्या करना, समाप्त करना। इसके लिए जो समझौता हुआ दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, बाइंडिंग डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, यानी जो विकसित देश है उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित किए जा रहे हैं, तो उनको कम करना सुनिश्चित करने के लिए जो समझौता हुआ दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। फिर है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीटी, जैव विविधता पर सम्मेलन। इसका उद्देश्य था कन्वर्जन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जो प्राकृतिक जैव विविधता है उसकी रक्षा करना और उसके संसाधनों का न्याय संगत तरीके से क्या करना, यूज करना। फिर एक केमिकल वेपन्स कन्वेंशंस यानी कि रासायनिक हथियार सम्मेलन। इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग और यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि यह समझौता ये कहता है, ये सम्मेलन, कि रासायनिक हथियारों का निर्माण करना, भंडार करना और उसका प्रयोग पूरी तरीके से क्या होना, प्रतिबंध लगाना था। कि क्योंकि जैसे मान लो हम कोविड की बात करें तो शुरुआत में ये भी आया, बाद में एक डिबेट का विषय है कि ये क्या था, एक बायो वेपन था जो एक कंट्री ने प्रोड्यूस किया दूसरी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो कोविड जैसे ये तो एक पेंडेमिक बना, चमगादड़ से वायरस फैला एटसेट्रा, लेकिन सोच के देखो आने वाले टाइम में यदि कोई कंट्री केमिकल वेपन बनाती है तो इससे कितना ज़्यादा और कितना जल्दी नुकसान हो सकता है एटमॉस्फेयर को या स्पेसीज को या ह्यूमन को या अदर बायोडाइवर्सिटी को। तो इसको रोकने के लिए जो सम्मेलन हुआ दैट इज रासायनिक हथियार सम्मेलन। अब बात करते हैं नेचर रिजर्व्स, ट्राइबल पोल्यूशन पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स, यानी जो प्राकृतिक अभ्यारण्य, वहाँ की जनजातीय संख्या और उनके अधिकार क्या क्या है। देखो हम एक बात कहते हैं, जैसे आदिवासी है या जो ट्राइब्स है वह कहाँ रहती है, वह जंगलों पर डिपेंड है, उनकी पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है। तो जब हम बात करें जंगलों को बचाने के लिए तो सबसे पहले आता है इनका क्या ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट मीन्स इनको हमें बाहर माइग्रेट करवाना पड़ेगा, इनको बाहर ज़मीन देनी पड़ेगी, इनके बाहर मकान बनाने पड़ेंगे, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एडुकेट करना पड़ेगा। ये सारी कई सारी चीज़ें हैं और सरकार चाहे यदि राजनीतिक मंशा हो तो ये काम इजीली हो भी सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, वो एक अलग राजनीतिक डिबेट है। बट एक मैटर तो ये है कि इनको बाहर लाए उन जंगलों से, उन पे डिपेंडेंसी इनकी कम हो और इनको हम डेवलप करें। दूसरी चीज़, फिर इनके खुद के जो ट्रेडिशंस हैं, इसकी इनकी खुद की जो संस्कृति है, वो संस्कृति ये छोड़ना नहीं चाहते। वह अपनी संस्कृति, अपनी प्रथाएँ, अपने ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स को नहीं छोड़ना चाहते और ये खुद उस बात का भी क्या करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। तो ये एक चुनौती बनी हुई है कि हम डेवलप करना चाहते हैं जंगलों का और ये लोग नहीं निकलना चाह रहे वहाँ से या समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ना चाह रहे। अब हम ये कहेंगे कि भई ये नुकसान भी तो नहीं पहुँचा रहे जंगलों को, लेकिन क्योंकि नुकसान कैसे पहुँचता है, क्योंकि ये यहाँ पे खेती-बाड़ी भी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं तो कई बार जैसे ये इनके जो गाय भैंसे हैं उनको एक टाइगर आ गया वह खा गया, या कोई नीलगाय आ गई वो उनकी फसलों को खराब कर दी, ये करेंगे वो करेंगे। तो भई ये लोग क्या करेंगे, बदले की भावना में इन जंगली जानवरों को क्या कर देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं, मार देते हैं। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, मैंने इनको कहा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूँगा, मुझे एक टाइगर मार के ला के दो। भई ये मार के ला भी देंगे क्योंकि ये एक्सपर्ट भी है, पास भी रहते हैं, डेयरिंग-बाज़ भी होते हैं। तो इन्होंने एक टाइगर का शिकार किया, मुझे 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो एक तरीके से अब कई लोग इसमें से अपना इसका क्या बना सकते हैं, बिज़नेस बना लेते हैं, वहाँ से उनको मोटा पैसा भी आता है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरनल इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। तो ये कहीं न कहीं एक चैलेंज के तौर पे भी सरकार के सामने भी रहता है। तो क्या है नेचर रिज़र्व और ट्राइबल पॉपुलेशन और देयर राइट्स की बात करें, तो नेचर रिज़र्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज़ वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज़ मिनिमल टू प्रिज़र्व बायोडायवर्सिटी, यानी प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ जैव विविधता के संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियां न्यूनतम होती है। यानी एक एरिया को यदि हमने प्रोटेक्ट कर दिया, फिर वह एरिया अपने आप ही नेचुरल तौर पे क्या होता है, ग्रो होने लगता है, हमें उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की नीड नहीं होती। हाउएवर ट्राइबल communities often reside in or near these areas, lending to conflict between conservation and human rights.
हालांकि आदिवासी समुदाय अक्सर इन क्षेत्रों के आसपास या इनके अंदर रहते हैं, जिससे संरक्षण और मानव अधिकारों के बीच क्या होता है, संरक्षण होता है, सॉरी, संघर्ष होता है। क्या चैलेंज आते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम फॉरेस्ट, आदिवासियों का वनों से विस्थापन करना एक चुनौती भरा कार्य है। सरकार इनको माइग्रेट करना चाहे तो कई तरीके के राजनीतिक मुद्दे वहां फंस जाते हैं, और फिर इनकी खुद की रिचुअल्स भी बीच में आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फॉरेस्ट लॉ एंड ट्राइबल ट्रेडिशन, जो हमारे वन कानून है वह और आदिवासी समुदाय की जो परंपरा है उनके बीच में भी कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। नीड फॉर इंक्लूसिव कंजर्वेशन पॉलिसीज, और हमें समावेशी संरक्षण नीतियों की आवश्यकता है। समावेशी या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हुआ या पॉलिसी का मतलब हुआ जिसमें यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है इनका भी डेवलपमेंट हो, और जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, उनका भी कंजर्वेशन हो। इस तरीके की नीतियों की हमें सख्त ज़रूरत है। अब बात करें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, यानी भारत में मानव वन्य जीव संघर्ष कैसा है उसकी बात करें। दिस रेफर्स टू द नेगेटिव इंटरेक्शंस between human and wildlife, often due to habitat loss, deforestation and urban expanses। यानी यह मनुष्य और वन्य जीवों के बीच एक नकारात्मक अंतर संबंध को संदर्भित करता है या बताता है, जो कि अक्सर आवास हानि, वनों की कटाई और शहरीकरण के विस्तार के कारण ऐसा होता है। यानी कि विकास के नाम पे, इसको हम अगर सीधी सी बात कहें, विकास के नाम पर हमारे वनों को काटना, हमारी जो वन्य जीव संपदा है उसको नुकसान पहुंचाना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन के बीच और वाइल्ड लाइफ के बीच। कॉमन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सामान्य संघर्ष क्या है? क्रॉप डिस्ट्रक्शंस बाय एनिमल लाइक एलिफेंट्स, नीलगाय एटसेट्रा, यानी हाथियों या नीलगाय जैसे जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान करना। यानी कि जैसे मान लो ये कोई सेंचुरिक एरिया है, इसके बाहर इधर कोई गांव बसा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कोई नीलगाय आ गई, कभी हाथी आ गया, कभी हिरण वगैरह आ गए, वह इन खेतों में जो फसलें लगी हुई है इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन ये गाँव वाले चुप नहीं रहते, फिर इसके चक्कर में वह नीलगायों को, इन हिरणों को, या यूँ कहें इन हाथियों को, जो भी उसको नुकसान पहुँचा रहा है, उनको वह मारने की भावना से उन पे अटैक करते रहते हैं। यानी कि रेटिलिबिलिटी रिटायलट्री रिटेलेटरी किलिंग्स बाय फार्मर, यानी कि बदले की भावना में इन जानवरों को वापस में मारना उन किसानों के द्वारा, ये एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा अटैक्स ऑन ह्यूमंस बाय लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, तेंदुओं या बाघों द्वारा मनुष्य पे हमला करना। जैसे मैं रणथंभौर की बात करूँ, रणथंभौर इतना बड़ा सेंचुरी है, इसके आसपास गांव बसे हुए हैं, तो कई बार जो टाइगर है वह गांवों की तरफ आ जाता है। आ जाता तो भाई वह आदमियों पे, उनके मवेशियों पे, केटल्स पे भी अटैक करता है, तो गांव वाले कई बार क्या है कि सल्टा देते हैं, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे बाघ हो, या फिर कोई भी जंगली जानवर आए, क्योंकि भाई डिफेंस हर कोई अपनी करता है, जंगल में जाके नहीं मारते, लेकिन यदि वो बाहर आते हैं तो वह भी उनसे बचने के लिए उनको क्या कर देते हैं, उनको अटैक कर देते हैं। तो ये एक तरीके से है, या यूँ कहें टाइगर का अटैक कर देना, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। क्या उपाय हो सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए? तो पहला तो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग, यानी कि विद्युत बाड़ बनाई जाए, यानी कि जो खेत है, इस खेत में चारों तरफ ऐसी बाड़ बनाई जाए जिसमें हल्का-हल्का क्या हो, करंट चल रहा हो। तो कोई जानवर इसके जैसे टच होगा तो उसको हल्का करंट झटका लगेगा, तो वह उस खेत से दूर चला जाएगा। बहुत हाई पावर वाला नहीं, हल्का वाला। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पूर्व चेतावनी चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिए, ताकि वन विभाग द्वारा पहले से इस तरीके की चेतावनी दे दी जाए कि यदि आप इस तरीके की कोई गतिविधि नोटिस करते हो तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन करें और हम तुरंत उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए, वन्य जीव के गलियारे बनाए जाने चाहिए। मतलब अगर कोई जंगल में से या पास में से कोई रोड गुजर रहा है, तो इस रोड के ऊपर कोई इस तरीके का ब्रिज होना चाहिए, जिस ब्रिज पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जंगली जानवर क्या कर सके, आ जा सके, ताकि इस एरिया से इस एरिया में जंगली जानवर आराम से विचरण कर सके। या फिर जैसे रणथंभौर है, रणथंभौर से कोटा जो मुकुंदरा हिल्स है वहाँ भी टाइगर है, फिर आप इधर आते हो कुमलगढ़ की तरफ आते हो, इधर भी टाइगर हिल्स है, क्योंकि एरिया पूरा पहाड़ी एरिया है, तो इसमें जंगली जानवर का मूवमेंट होता रहता है। तो उनको इस तरीके का कॉरिडोर दे कि यहाँ से कोई जानवर चला तो बिना शहरों में घुसे हुए भी वह यहाँ तक पहुँच जाए। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कंपनसेशन स्कीम्स, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, अगर किसी के साथ हादसा होता है तो उसको मुआवजा भी दिया जाए, वरना मुआवजा मिलेगा नहीं तो सरकार वो है उस जानवर को खत्म करने में आतुर रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड जो आपकी रिलेटेड है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट पे, अर्थात
जो हमारा मानवीय समुदाय है, उसने पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया, वो हमने प्रदूषण में देखा। अब किस तरीके से हम पर्यावरण को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, कुछ आंदोलन है पर्यावरण जो मूवमेंट है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले ख़ास जानकारी कि ऑलमोस्ट सारी क्लासेज़ हमने कर दी है अपलोड। अगर फिर भी कोई क्लास बची हुई है तो आप समय रहते कमेंट कीजिए, बताइए ताकि हम टाइम से आपको वो क्लास प्रोवाइड करवा सकें। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ की, यानी मानवीय जनसंख्या और उसकी वृद्धि। कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब देखो मानव की जनसंख्या की वृद्धि के क्या कारण है और ये पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, तो क्या रीज़न है जिससे पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ रही है। और जैसा कि हमें विदित है कि आज हम सबसे टॉप में आ चुके हैं, दुनिया में नंबर 1 पे है कौन? इंडिया। किस मामले में? पॉपुलेशन रिसोर्सेज के मामले में, यानी कि हमारी जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक है। तो क्या कारण है? डिक्रीज़ इन डेथ रेट ड्यू टू मेडिकल प्रोग्रेस या मेडिकल फैसिलिटीज़, क्योंकि चिकित्सा में प्रगति हुई है, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएँ खूब बढ़ी है, जिससे मृत्यु दर में क्या हुई है? कमी हुई है। पहले क्या है कि बच्चे जुकाम खाँसी से ही मर जाते थे, या यूँ कहें मलेरिया से मर जाते थे, बुखार से मर जाते थे, टाइफाइड से। आज इन छोटी-मोटी बीमारियों से मरने वाली जो रेट है, या यूँ कहें जो डेथ रेट है, वह क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि चिकित्सा ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है। हाई बर्थ रेट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश है, जैसे भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में जन्म दर बहुत अधिक होती है। ये जब आप जनसंख्या थ्योरीज पढ़ते हो तब आप जानते हो कि जनसंख्या के फेज आते हैं, उन फेज में जनसंख्या बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारी जनसंख्या 1960 से 1980 के बीच में बहुत स्पीड से रैपिडली ग्रो हुई है, क्योंकि जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, डेवलपिंग में होते हैं, तो बहुत सारी आर्थिक सुविधाएँ भी बढ़ती है और बहुत सारा आराम भी बढ़ता है। तो ये जनसंख्या के फेज होते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है। कुछ रीज़न है, जब आप थ्योरीज़ पढ़ोगे तो उसमें जानोगे। लिटरेसी एंड लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी अशिक्षा तो है ही है, साथ ही में परिवार नियोजन का अभाव है कि बच्चे कब होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन है, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, तो जॉइंट फैमिली में 4-5 बच्चे होना नॉर्मल बात होती थी। तो ये हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ भी थे और साथ ही में लैक ऑफ प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी थी, उस वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही है या बढ़ी है। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ इन लार्ज फैमिलीज़, क्योंकि बड़े परिवारों की संस्कृति अपने आप में एक अलग है और उनकी जो धार्मिक मान्यताएँ हैं वह अलग है। तो वहाँ पर बड़े परिवार रखना एक कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ है, तो इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, गाँव से शहरों की ओर पलायन करना, औद्योगिकरण होना, इनसे भी जनसंख्या वृद्धि में अ, ये भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अब बात करें कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ रही है कोई बात नहीं, लेकिन इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव है? देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण पे कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। कैसे? डिफॉरेस्टेशन फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें हाउस की या ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हमें कृषि की ज़्यादा ज़मीन कृषि के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो हम किसको काटेंगे? जंगलों को काटेंगे, तो इसे फॉरेस्टेशन होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है लाइक वाटर, सॉइल, मिनरल्स, जो भी जल, मृदा, खनिज है, इन सब का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगा। या यूँ कहें, जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो इनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो इनका दोहन की बजाय क्या होने लगेगा? विदोहन होने लग जाएगा, यानी अत्यधिक इनका यूज़ होने लग जाएगा। इंक्रीज इन पोल्यूशन, यानी एयर, वाटर, लैंड, वायु, जल, भूमि, हर तरीके के प्रदूषण में वृद्धि होगी। राइजिंग ग्रीन हाउसेज गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो कारखाने हैं वह ज़्यादा चलेंगे, कार्बन ज़्यादा रिलीज होगा। बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिन वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस भी खूब उत्सर्जित होगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जैव विविधता की हानि होगी और साथ ही में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका उसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उसका नाश होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हो चुका है ऑलमोस्ट। और आज हम इंटरनेशनल लेवल पे एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू या बहुत सारे समझौतों के थ्रू अपने पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, अब ये इसका मानव स्वास्थ्य पर और कल्याण पर क्या प्रभाव होगा? जनसंख्या वृद्धि का। स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन
कंजेस्टेड एरिया, जो भी भीड़-भाड़ वाले ज़्यादा क्षेत्र होंगे यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, एरिया कंजेस्टेड होगा यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंजेस्टेड का मतलब होता है संकीर्ण होगा, यानी थोड़े से एरिया में ज़्यादा भीड़ होना। तो वहाँ पर संक्रामक रोगों का फैलना क्या होगा? बहुत आम बात होगी, या संक्रामक रोग जब होगा तो ईज़िली वहाँ फैलेगा। मेलन्यूट्रिशन ड्यू टू फूड शॉर्टेज यानी भोजन की कमी के कारण कुपोषण बढ़ेगा। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और शौचालय की अनुपलब्धता होगी। प्रेशर ऑन हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं पर, शिक्षा पर और रोजगार पर दबाव होगा, क्योंकि रोजगार का साधन इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होगा, जबकि जनसंख्या बेरोजगार बहुत जल्दी होगी क्योंकि भीड़ मार्केट में बहुत हो जाएगी। मेंटल स्ट्रेस एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मानसिक तनाव होगा और जीवन स्तर में बहुत गिरावट आएगी। आज हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली फेस कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये उसका असर होगा। अब बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की, यानी कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है आपके द्वारा, यानी अपनी दिनचर्या के माध्यम से हम जो भी काम करते हैं उसकी वजह से वातावरण में हम कितनी ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं, ये हमारा क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। जैसे मान लो मैं अभी रूम में बैठा हूँ, पंखा चला रखा है, मैं बिजली का विदोन कर रहा हूँ, बिजली किससे बनी है? पानी से बनी है, तो पानी का मैं कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूँ, है ना? आप अपनी, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप दिन में कितनी गाड़ी चलाते हो, कितनी हवा में गैस छोड़ते हो, धुआँ छोड़ते हो, तो ये आपका क्या कहा जाएगा? कार्बन फुटप्रिंट कहा जाएगा। The total amount of greenhouse gases released into the atmosphere directly or indirectly by a person, institution, their activity or country, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था गतिविधि, अपनी गतिविधि या देश द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वातावरण में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसों की जो कुल मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट्स, ये इसे कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य में मापा जाता है। सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना, चाहे वो बिजली के थ्रू हो या हमारे यातायात के थ्रू हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यानी औद्योगिक गतिविधियों। यूज ऑफ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक और ई कचरे का मार्केट में फैलना जाना, यानी यूज ऑफ नहीं होगा ये, रिलीज हो अपन ये कह सकते हैं, इसको वेस्ट ऑफ कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उनके कचरों के माध्यम से ऐसा होता है। अब जब ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट और प्रभाव होगा? इससे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज होगा, यानी वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन को मोटिवेट या बढ़ावा मिलेगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एंड सी लेवल राइज, ग्लेशियर पिघलेंगे, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्रों का स्तर बढ़ेगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़, सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाएं बहुत जल्दी आने लग जाएगी। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, यानी हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक नवीनीकरण ऊर्जा है, चाहे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसको हमें ज़्यादा यूज करना चाहिए, इनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमें सार्वजनिक परिवहन को यूज में लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली है, वहाँ ऑड इवन चलता था, या अब भी चलता है कि नो आइडिया, आप में से कोई दिल्ली है तो आप खुद जानिए। ये ऑड इवन किसके बात है? ये कार्बन कम करने के लिए ही तो था, कि वहाँ का प्रदूषण कम हो, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और कोशिश करें कि हम सार्वजनिक परिवहन को ज़्यादा यूज में लें, पैदल चलने की आदत डालें, पास ही अगर हमें जाना हो तो पैदल चलें, हमें साइकिल का यूज करना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन एट होम्स एंड इंडस्ट्रीज, हमें घरों में, उद्योगों में ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट रिडक्शन, हमें रिसाइकिल करना चाहिए और कचरे को हमें कम से कम करना चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट को हमें अपनाना चाहिए। ये कार्बन फुटप्रिंट के कंट्रोल मेजर हो सकते हैं। अब बात करते हैं रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, यानी हम कोई परियोजना ला रहे हैं और उस परियोजना से प्रभावित होने वाले जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका पुनर्वास करना और उनको पुनर्स्थापन करना, ये हमारा टॉपिक है। अब हमें इसकी नीड क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, हाईवेज एंड माइनिंग डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज, यानी यदि कोई बड़ा बांध बनाया जा रहा है, कोई हाईवे वहाँ से निकल रहा है, या कोई खान वहाँ पे की जा रही है, खनन जैसा काम किया जा रहा है, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं, समुदाय है, उनको ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? नीड है कि उन्हें वहाँ से हटाकर दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाए। Affected persons lost homes,
फार्म्स, कल्चर एंड आइडेंटिटी। क्योंकि इनसे प्रभावित लोग अपना घर खो देते हैं, अपनी खेती-बाड़ी खो देते हैं, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति खो देते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि उनको रीसेटल किया जाए और उनको रिहैबिलिटेट किया जाए कहीं दूसरी जगह। कंपोनेंट्स ऑफ रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास और पुनर्स्थापन के घटक क्या है? उन्हें सीधी सी बात है, प्रोवाइडिंग लैंड, हाउसिंग और कैश कंपनसेशन। उन्हें ज़मीन दी जाए, उन्हें आवास दिया जाए, उन्हें नगद मुआवजा दिया जाए। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, उनके लिए कोई स्किल डेवलप का कोई प्रोग्राम लाया जाए ताकि उनमें कौशल का विकास किया जा सके और उनको क्या मिल जाए, एक अच्छा रोजगार मिल जाए, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का उनको मौका दिया जाए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनको सामाजिक सपोर्ट के साथ-साथ उनको मानसिक सहयोग भी दिया जाए। बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड यानी आपदा प्रबंधन क्या होता है, जिसमें हम बाढ़, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होती है आपदा, सबसे पहले तो ये जानो। A disaster is a sudden catastrophic event that causes significant damage to life, property and the environment. आपदा एक अचानक आने वाली बड़ी ही प्रलयंकारी विनाशकारी घटना होती है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। इट मे बी नेचुरल, ये प्राकृतिक हो सकती है जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, चक्रवात आना, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता। ये अचानक प्राकृतिक भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है लाइक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और फायर, जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएँ होना, आग का लगना या न्यूक्लियर पावर प्लांट का फटना, ये भी क्या है, ये मैन मेड भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है। अब मीनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? यानी कि हमें इस आपदा का प्रबंधन कैसे करना है? यानी हम ये कहते हैं कि हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन पहले अनुमान लगा के उसके बारे में लोगों को आगाह किया जा सकता है। हालाँकि भूकंप के बारे में तो आगाह भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके इस तरीके की हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बनाएँ, अपने घरों को बनाएँ, इस तरीके से करें कि उसका जो प्रभाव है, वह क्या हो सके, कम हो सके, जान-माल की हानि कम से कम हो। या कोई बाढ़ है, बाढ़ जैसी हालातों की पहले सूचना भी दी जा सकती है, तो उनकी पहले में सूचना देना, तैयारी रखना, कुछ इस तरीके के काम करना कि उनका जो इम्पैक्ट है, वह कम किया जा सके, उसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। Disaster management refers to the systematic planning and response to reduce the impact of disaster. आपदा प्रबंधन का मतलब हुआ कि आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सुनियोजित ढंग से उसके लिए रेस्पॉन्स तैयार करना, या जब वो आ जाए तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो सके। इट इंक्लूड्स प्रीपेयर्डनेस, टाइमली रेस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिस्क रिडक्शन मेजर्स। इसमें उसके बारे में तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत कार्य, पुनर्वास और जोखिम को कम करने के उपाय क्या होते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं। अब टाइप्स की बात कर रहे हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं नेचुरल डिज़ास्टर की, जो आपके सिलेबस में हम उनकी बात करेंगे। पहला है बाढ़ का आना यानी फ्लड। हमें पता है बाढ़ कब आती है, जब ज़्यादा बरसात होती है तब क्या आती है, बाढ़ आती है। अकर ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, डैम फेलियर एंड साइक्लोन्स। बाढ़ अधिक वर्षा से, नदी में तूफान से या उफान से, बांध के टूटने से या चक्रवात के कारण बाढ़ आती है, क्योंकि चक्रवात में हेवी रेनफॉल होता है। कॉज वाटर लॉसिंग, क्रॉप डिस्ट्रक्शन, डिजीज आउटब्रेक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब बाढ़ आती है तो इससे जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है, फसलों का विनाश हो जाता है, रोग फैलने लगते हैं और लोगों का विस्थापन हो जाता है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। बात करें अर्थक्वेक यानी भूकंप की, caused by sudden movements of tectonic plates underneath the earth's surface, यानी भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनमें होने वाली हलचल की वजह से आता है। रिजल्ट इन कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। इससे क्या होती है, इमारतें गिर जाती है, हमारा जो बुनियादी ढांचा है, हमारी पुलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो सारे टूट जाते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में जान माल के नुकसान होता है। बात करें साइक्लोन की, चक्रवात की, लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म्स फॉर्म्ड ओवर वार्म ओशियन वाटर ब्रिंग हेवी रेन एंड हाई स्पीड विंड्स। चक्रवात क्या होता है, गर्म समुद्रों पे बनने वाले विशाल घूर्णन वाले तूफान होते हैं, यानी इस तरीके के जो घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। इनमें तेज बारिश होती है और बहुत तेज हवाएं आती हैं जो कि हमारी फसलों को, घर को, हमारे संचार व्यवस्था यानी जो बिजली के खंभे वंबे हैं, सबको उड़ा के लेके चले जाते हैं, सबको नष्ट करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, हाउसेज, कम्युनिकेशन लाइंस एंड कैन
कॉज फ्लड। और जब इसमें बार तूफान होते हैं, बारिश भी क्या होती है बहुत ज़्यादा। जब बारिश ज़्यादा होगी तो उन जगह में क्या आने के चांसेस हो जाते हैं, बाढ़ आने के भी चांसेज बढ़ जाते हैं। तो साइक्लोन के साथ बाढ़ जैसी दुर्घटना भी होती है। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, यानी कि जब हम हिमालय की रेंज की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो जब वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो वहाँ की जो ज़मीनें हैं या यूँ कहें जो पहाड़ के कुछ हिस्से हैं वो आगे खिसक जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड होना कहते हैं। अब ऐसा कब होता है, या तो हमने इस हिस्से के क्या काट दिए हो, जंगल काट दिए हो, पेड़-पौधे काट दिए हो, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो ये लैंड आगे की तरफ स्लाइड हो जाता है। Sudden movement of soil and rocks on slopes, mostly during heavy rainfall or after deforestation. भूस्खलन में भारी वर्षा या वनों की कटाई के कारण ढलानों में मृदा और चट्टानों का गिरना होता है। यानी कि यदि या तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश आ रही हो या फिर वहाँ के जंगलों को काट दिया है, तो उस लैंड का टूटकर आगे खिसक जाना या गिर जाना लैंडस्लाइड कहा जाता है। रॉक रोड्स, बरी होम्स, डैमेज एग्रीकल्चर एंड कॉजेज फैटेलिटीज़, यानी इससे सड़कें बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, घर ढक जाते हैं और ये काफ़ी जानलेवा होता है। हम खूब पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया, हिमालय में हो गया, होता रहता है क्योंकि वो थोड़ा नया वाला एरिया है, तो उसमें इस तरीके के होते रहते हैं। फेजेज़ ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अब हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो इसके क्या-क्या स्टेप्स या फेज होते हैं। सबसे पहला प्रिपेयर्डनेस, यानी कि तैयारी, आने से पहले ही, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की जाए, मॉक ड्रिल करवाई जाए लोगों की, ताकि जब उनको पता चले, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सरकार ने मॉक ड्रिल करवाई, यदि कोई अटैक होता है तो हमें उसमें किस तरीके से काम करना है। ठीक इसी हिसाब से डिज़ास्टर के टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, उनकी मॉक ड्रिल करवाई जाए। डिज़ास्टर एजुकेशन इन स्कूल्स, और स्कूलों में आपदा शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस तरीके के चैप्टर किताबों में डाले जाए कि बच्चे उसके बारे में पढ़ें कि किस तरीके की आपदाएँ होती है और किस तरीके से उनसे बचा जाता है। डिजास्टर किट्स एंड ट्रेंड इमरजेंसी टीम्स, आपदा किट होनी चाहिए और प्रशिक्षित आपातकालीन दल होना चाहिए कि जैसे ही डिजास्टर आए, यह दल वहां पहुंचकर तुरंत वह काम पे लगे। रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, जब आ गई तो हम इसका किस तरीके से रिएक्ट करें। इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, तत्काल बचाव और राहत अभियान चलाए जाए। मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाए। फूड एंड शेल्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चिकित्सा सहायता के साथ साथ भोजन और उनको शेल्टर रहने की आवास की व्यवस्था की जाए। रिकवरी आ गई, आकर चली भी गई, अब हमें क्या करना है, हमें रिकवर होना है। तो रिकवर कैसे होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर किया जाए। लाइवलीहुड्स, होम्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी आजीविका और हमारे घरों की वापस रिस्टोर किया जाए, बहाली की जाए। मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर विक्टिम, जो पीड़ित है उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य और सहायता की जाए। मिटिगेशन यानी शमन, बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए। जैसे जापान है, जापान में भूकंप आना कोई आम बात है, तो वहाँ के लोग प्लास्टिक के, लकड़ी के मकान बनाते हैं ताकि भूकंप आए तो उनसे नुकसान कम से कम हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से किया जाए ताकि डिजास्टर का उस पे इम्पैक्ट कम से कम हो। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, हमें वन रोपण किया जाए और भूमि का उचित उपयोग किया जाए। जैसे आप कहते हो कि जैसे मान लो कहीं प्लॉटिंग हो गई और वह प्लॉटिंग ऐसी जगह हुई है वहाँ पर आज से 50-60 साल पहले नदी का रास्ता होता था। तो आज हमने वहाँ प्लॉटिंग कर ली, मकान भी बना लिए, हमें आइडिया नहीं, लेकिन एक दिन भारी बरसात होगी, पानी अपना रास्ता वापस ढूंढेगा और इस जगह जो भी बना उसको बहाकर ले जाएगा। जैसे केदारनाथ, केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी 2013 में, आप सबको मालूम है, अपने आंखों के सामने हुआ था कि कैसे दुकानें बह गई थी, लोगों के मकान बह गए, क्योंकि वो उस रास्ते में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका था। तो हमें प्रॉपर जो हमारी ज़मीन है उसका सही यूटिलाइज़ किया जाए, जो नेचर के लिए उसको नेचर के लिए छोड़ा जाए और हमें तरीके से उसको मैनेज किया जाए, और साथ ही में हमारे जंगलों को हमें विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि सही बैलेंस होगा तो चीज़ें सारी बैलेंस में रहेगी। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन इंडिया। भारत में संस्थागत व्यवस्था क्या है किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। पहला है एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 2005 में फॉर्मुलेट हुई थी। गाइड्स नेशनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का मार्गदर्शन करता है। एसडीएमए और डीडीएमए, यानी एनडीएमए नेशनल लेवल पे और इसी के अंडर स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसडीएमए और डीडीएमए क्रिएट किया जाता है। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि इमरजेंसी में काम काम करती है, आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ये स्पेशल फोर्स बनाई हुई है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, पर्यावरणीय आंदोलन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटा बड़ा
ऐसे टाइप वाला, और आप इजीली इसको कर भी पाओगे, छोटी क्लास में आपने इसको खूब पढ़ा है। एनवायरमेंट मूवमेंट क्या होता है, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन हुए हैं उनको हम पर्यावरण आंदोलन कहते हैं। These are organized social efforts to protect and conserve the environment। यानी पर्यावरण आंदोलन वह संगठित सामाजिक प्रयास है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए किए जाते हैं। These movements aim to raise awareness, prevent environmental degradation and damage, demand change in policies related to natural resources यूज। यानी इन आंदोलनों का उद्देश्य रहा है कि पर्यावरणीय संरक्षण को रोकना, जागरूकता बढ़ाना और संसाधनों से के उपयोग से जुड़ी नीतियों में सुधार लाना। ये सब है, जैसे अभी जयपुर में आप खूब सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि जो एयरपोर्ट है उसके पीछे का जो जंगल है उसको, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो ये क्या है कि पॉलिसी को बदलने के लिए, उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने के लिए, लोगों में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एनवायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है। ये इनके उद्देश्य रहे हैं। अब हम कुछ मेजर आंदोलन पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में है। मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी भारत में प्रमुख, जिसमें चिपको आंदोलन उत्तराखंड वाला बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट 1973 उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ था, उस टाइम उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज इसको हम उत्तराखंड अलग हो गया है। बात करते हैं, द चिपको मूवमेंट वॉज ए नॉन वायलेंट सोशल एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट ऑफ द 1970s एम्ड एट प्रिवेंटिंग डिफोरेस्टेशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी चिपको आंदोलन 1970 के दशक का एक अहिंसात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन था जिसका उद्देश्य जंगलों की कटाई को रोकना था और स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ाना था। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, लीडरशिप किसने किया? द मूवमेंट बिगन इन द हिमालयन रेंज ऑफ उत्तर प्रदेश, नाउ उत्तराखंड। यानी ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, उस टाइम उत्तराखंड उसी से जुड़ा हुआ था, आज उत्तराखंड अलग हो गया, तो ये हम ये कह सकते हैं उत्तराखंड से शुरू हुआ, उसके जो हिमालय क्षेत्र आता है उसमें शुरू हुआ था। इट वॉज लीड बाई रिनाउंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक, इसका नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन के से जुड़े हुए थे, या चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया। इस तरीके, इनकी एक पत्नी थी, पत्नी कमला बहुगुणा, शायद विमला या कमला नाम था, उनके दोनों के साथ ही से इन्होंने इस आंदोलन का किया था। क्या फीचर्स है इसकी बात कर लेते हैं, विशेषताओं की। बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ये गांधी जी के सिद्धांतों यानी अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था। हाईलाइटेड दी इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फॉरेस्ट, इसने मानव और वनों के बीच पर्यावरणीय संबंधों को उजागर किया। एम्पसाइज्ड एनवायरमेंटल बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसने पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास पर बल दिया। की टैक्टिस क्या थी, प्रमुख रणनीतियाँ क्या थी, यानी किस तरीके से ये आंदोलन हुआ था। हगिंग ट्रीज, यानी टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट, यानी पेड़ों से चिपकना, पेड़ों से चिपक कर उन्हें इस तरीके से बताना कि इनको मत काटो, यानी कि पेड़ों को गले लगाना, ये इसका मेन काम था, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा था। ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध प्रदर्शन आयोजित करना। स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता फैलाना। फॉर्मिंग कोऑपरेटिव फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिफॉरेस्टेशन, वन प्रबंधन और पुनर्वनीकरण के लिए सहकारी समितियां बनाना, ये इसकी प्रमुख रणनीतियां थी। रोल ऑफ वुमन, यानी महिलाओं की क्या भूमिका थी इसमें। वुमन प्लेड ए वाइटल रोल इन द मूवमेंट एज डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली अफेक्टेड देयर लाइवलीहुड इंक्लूडिंग एक्सेस टू फ्यूल, फॉडर एंड वाटर। महिलाएं इस आंदोलन की मुख्य भागीदार थी क्योंकि जंगलों की कटाई से उनकी आजीविका, जैसे ईंधन, उनका चारा, गाय भैंसों के लिए, उनके लिए पानी का साधन, उन पर इसका सीधा असर पड़ता था, इसलिए महिलाओं की भूमिका इसमें खास तौर से रही। इम्पैक्ट एंड लीगेसी, इसका क्या प्रभाव पड़ा और आगे ये किस तरीके से रहा। ट्री फेलिंग वॉज बैंड इन सेवरल एरियाज, यानी कई क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। आफ्टर दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, और इस आंदोलन के बाद जो भारत की वन नीति है, जो संरक्षण योजनाएं हैं, वह काफ़ी बदली गई और उनमें काफ़ी प्रभावित इनसे हुई कि सरकार की आंख खुली कि हाँ, इस तरीके का भी कुछ है, और उन्होंने अपनी योजनाएं, अपनी नीतियाँ इसके अकॉर्डिंग करी ताकि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। इंस्पायर्ड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इस आंदोलन के बाद दुनिया के अन्य हिस्सों में, या यूँ कहे भारत के अन्य हिस्सों में, कई पर्यावरणीय आंदोलन हुए, उनकी ये प्रेरणा बना
यानी जहाँ पर भी फिर आंदोलन सॉरी मूवमेंट पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की बातें होती थी, तो चिपको आंदोलन की तरह वो लोग भी इसका प्रोटेस्ट करने लग गए और इस तरीके से कई हिस्सों में पर्यावरणीय आंदोलन की प्रेरणा बना। और मैंने इसको इतना बड़ा क्यों पढ़ाया, सारी चीज़ें क्यों कवर करी, क्योंकि एग्ज़ाम में चिपको आंदोलन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी एनवायरनमेंट का पेपर बनता है, मूवमेंट आता है, तो चिपको आंदोलन द मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट बनता है, तो आप इसको पूरी तरीके से तैयार रखना। अब बात करते हैं, ये थे सुंदरलाल जी बहुगुणा जो पर्यावरणविद थे, ये उत्तराखंड के थे, इनको फादर ऑफ चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये 2021 में निधन हो गया था इनका। अब बात करते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट 1978-83, यानी केरला की साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या हुआ था कि सरकार यहाँ पे बांध बनाना चाह रही थी। सरकार इस नदी पे बांध बनाना चाह रही थी। केरला की ये वैली है जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। वहाँ के क्योंकि बांध बनने के बाद यहाँ पर कई तरीके के क्या होने थे, यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी थी उनको साइड नेगेटिव इम्पैक्ट होना था, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, आंदोलन चलाया और बाद में क्या हुआ, ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल हो गए और आज के दिन ये साइलेंट वैली क्या है, एक नेशनल पार्क इसको बना दिया गया था। तो इट वाज grassroots environmental movement that successfully opposed to construction of a hydroelectric dam in the Silent Valley रेन फॉरेस्ट। यानी केरल में जो भारत में साइलेंट वैली आंदोलन है, यह जमीनी स्तर का पर्यावरण आंदोलन था जिसने साइलेंट वैली वर्षावन में एक जल विद्युत बांध के निर्माण को सफलतापूर्वक क्या किया था, विरोध किया था। The movement driven by concerns about the dam's impact on the unique ecosystem and endangered species ultimately led to the project's cancel and the area being declared as a national park। बांध की वजह से वहाँ का जो यूनिक पारिस्थितिकी तंत्र था और वहाँ पे कई विलुप्त प्राय प्रजातियां थी, उन पर इसका साइड इफेक्ट होना था और उसकी चिंताओं से प्रेरित होकर इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लास्ट में इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो इसकी कुछ बातें हैं, सीधे पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रीच बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट, यानी कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा था उसका विरोध करना। रिजल्ट क्या था, साइलेंट वैली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट कैंसिल। साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल किया। सपोर्ट बाई एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट एंड लोकल पीपल, और समर्थन पर्यावरणविदों ने इसका समर्थन किया, वैज्ञानिकों ने किया और स्थानीय लोगों ने इसका समर्थन किया। बात करते हैं विश्नोई मूवमेंट सिंस 4085, यानी दुनिया भर में जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, ये तो ताजी बातें हैं जो आज हाल फिलहाल में हो रही है। राजस्थान का एक ऐसा समुदाय है जिसको बिश्नोई समुदाय कहते हैं, बिश्नोई मूवमेंट कहते हैं। गुरु जम्बेश्वर को जो जो इसके क्या है प्रेरणेता रहे हैं, उनके स्थापना करता रहे हैं। तो ये वह समुदाय है जो दुनिया भर में सबसे पहले जिसने किसके बारे में सोचा था, पर्यावरण में। यानी कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो बिश्नोई समाज वो है जिसने दुनिया भर में सबसे पहले पर्यावरण को के बारे में सोचा था। और ये बातें हैं 1485 की, बहुत पुरानी बातें हैं। कम्युनिटी क्या है, बिश्नोई फॉलोज 29 एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स गिवन बाई गुरु जम्बेश्वर। बिश्नोई समाज यानी इसका इनका नाम क्या है, आप इसी को समझ लो, बिश्नोई यानी कि 20 + 9, 20 9, तो बिश्नोई 29 नियमों को पालन करने वाली जो समुदाय है उसको क्या कहते हैं, बिश्नोई समाज समुदाय कहते हैं। ये गुरु जम्बेश्वर ने जो 29 पर्यावरणीय सिद्धांत दिए थे उनको ये फॉलो करते हैं, इसलिए ये बिश्नोई कहे जाते हैं। बिलीफ्स की बात करें, ट्रीज एंड एनिमल्स आर स्केर्ड, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ लाइक ब्लैक बग्स। इनका विश्वास है कि पेड़ पौधे और जानवर पवित्र है, वन्य जीवों की हमें रक्षा करनी चाहिए। हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें तो 1730 में 363 यानी कि 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स टू प्रोटेक्ट खेजड़ी ट्री। यानी कि ऐतिहासिक घटना में 1730 में 363 बिश्नोइयों ने अपने खेजड़ी वृक्षों के लिए क्या दिया था, बलिदान दिया था। और आज भी ये खेजड़ी को सबसे पवित्र पौधा इनके माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और आज इस खेजड़ी बलिदान के लिए वहाँ पर आज खेजड़ी मेला भी लगता है। यानी दुनिया भर में अकेला एक ऐसा रीजन है खेजड़ी गांव जहाँ पे वृक्ष मेला लगता है, वृक्ष मेला लगता है। तो ये वृक्ष मेला ही अपने आप में बताता है कि कितने ज़्यादा ये पर्यावरण को लेकर सजग रहे हैं और ये मूवमेंट किस तरीके से चला है। इम्पैक्ट क्या था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इको स्पिरिचुअलिटी। इसका प्रभाव है कि पर्यावरण और आध्यात्म का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है आज भी कहाँ, बिश्नोई मूवमेंट। कब हुआ था ये बिश्नोई मूवमेंट, इसका जो
जो अब देखो इसने आपने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत किताबों में हमने पढ़ा है कि ये इमरती बाई है, इमरती बाई जिनको हम अमृता देवी के नाम से भी पढ़ते हैं, अमृता विश्नोई, कि जो वहाँ का जोधपुर का जो महाराजा था उसको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी। ये आता है इस गाँव में, खेजड़ली गाँव में खूब सारी लकड़ियाँ खेजड़ियाँ थी, तो अमृता देवी गले से ल पेड़ से लिपट के विरोध करती है कि मत काटो, और वो जो सेनापति थे, वो जो सैनिक थे, उस गाँव के सारे लोग, क्योंकि वो सारे इन पेड़ों से चिपक गए थे और सबको मार दिया था। ये खेजड़ली बलिदान कहा जाता है। फिर जोधपुर महाराजा आके उसको बंद करवाते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस तो जान, यानी कि सिर कटने के बाद भी यदि पौधा बचा रहे या पेड़ बचे तो भी ये बहुत सस्ता है। तो ये सिर साटे रूख रहे तो भी सच तो जानिए किस आंदोलन से, ये बिश्नोई मूवमेंट से रिलेटेड है। इट वाज इंस्पिरेशन ऑफ चिपको मूवमेंट ऑल्सो, यानी कि जो उत्तराखंड का चिपको मूवमेंट हुआ था वह किससे इंस्पायर्ड था, वह इस खेजड़ली आंदोलन से ही इंस्पायर्ड था। आंदोलन तो नहीं कहेंगे, खेजड़ली हत्याकांड था, है ना? बलिदान था। तो चिपको आंदोलन की ये क्या थी? इंस्पिरेशन थी, अमृता देवी थी, और ये खेजड़ली गाँव ही था। हमने खूब इसको पढ़ा है। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी 1985, यानी कि जो नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, तो उसके लिए, उसका विस्थापन करने के लिए आंदोलन हुआ था, दैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑब्जेक्टिव क्या? प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दिस सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, यानी जो सरदार सरोवर बांध है उसके विस्थापन के विरोध में ये हुआ था। लीडर कौन थे? मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे। मेधा पाटकर और बाबा आमटे इसके नेता थे। डिमांड क्या थी? फेयर रिहेबिलिटेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन्होंने कहा कि आप उचित पुनर्वास करवाओ और पर्यावरण की सुरक्षा की बातें को ध्यान में जरूर रखो। इम्पैक्ट क्या था? रेज्ड ग्लोबल अटेंशन टू सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ बिग डैम्स। इसका ये प्रभाव पड़ा था कि बड़े बांधों की वजह से सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर क्या असर होता है, उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय चेतना इस आंदोलन के बाद स्टार्ट हुई या फैले। बात करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स की, यानी पर्यावरणीय नैतिकता क्या होती है। Environmental ethics is a branch of philosophy that studies the ethical relationship between humans and the environment. Environment नैतिकता दर्शन की एक शाखा है जो कि मनुष्यों और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का क्या करती है? अध्ययन करती है। It deals with the responsibility of individuals and societies to treat natural resources and organism with respect and care. यह व्यक्तियों और समाजों की इस जिम्मेदारी से संबंधित है कि वो प्राकृतिक संसाधनों और जीवों के साथ क्या करे? सम्मानजनक और देखभाल जैसा व्यवहार करें। यानी कि कहने का मतलब है ह्यूमन द्वारा जो नेचर है उसको संजोना और उसके साथ इस तरीके से तालमेल बैठाना कि वह भी सर्वाइव करे और नेचर को भी वह नुकसान नहीं पहुंचाए। तो नेचर के प्रति अपने संवेदनात्मक व्यवहार को रखना क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल एथिक्स कहा जाता है। रोल ऑफ इंडियन रिलीजन्स एंड कल्चर इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब भारतीय जो धर्म है और जो संस्कृति है उसकी क्या भूमिका है इस पर्यावरण संरक्षण में लेकर? इंडिया रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड नेचर, यानी भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो सदैव प्रकृति का सम्मान करती रही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटिंग नेचर एज डिवाइन कैन बी सीन अक्रॉस वेरियस इंडियन फेथ्स। और प्रकृति को देवी देवताओं का रूप में पूजने की जो परंपरा है वो भारत के विभिन्न धर्मों में देखी जा सकती है। यानी आपने वो जो लाइन सुनी है ना कि इतनी ममता, जहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, इतने पावन लोग वहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, तो ये सारा किससे तालमेल बिठाया हुआ है? ये पर्यावरण से तालमेल बिठाया हुआ है। हम तुलसी को पूजते हैं, पीपल को पूजते हैं, नाग देवता को पूजते हैं, तो क्यों हमने इन चीज़ों को अध्यात्म से जोड़ा? ये किसके लिए था? पूरा का पूरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए था। और आज दुनिया आज अब किसकी तरफ जा रही है? एनवायरमेंटल कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जबकि भारत के कई सारे रीजन और कल्चर में ऐसा कई सदियों से देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म की, यानी हिंदू धर्म की। ट्रीज लाइक पीपल एंड बेनियान आर कंसिडर्ड स्केर्ड, यानी कि जो पीपल और बरगद जैसे पेड़ है वो आज भी पवित्र माने जाते हैं। पीपल पूर्णिमा होती है, बरगद की पूजा होती है। तो इस तरीके से रिचुअल है कि ये बताता है कि किस तरीके से पर्यावरण के प्रति हिंदू धर्म पहले से ही सजग रहा है। रिवर्स लाइक गंगा यमुना आर वर्शिप्ड, गंगा यमुना जैसी नदियों की पूजा की जाती है। तो किस तरीके से बताया गया है कि पर्यावरण को हमने तालमेल बैठा के, हमारे धर्म ने या हिंदुइज्म में ऐसा शुरू से होता आ रहा है। फेस्टिवल्स लाइक वृक्ष बंधन प्रमोट ट्री प्रोटेक्शन, यानी वृक्ष बंधन जैसे त्योहार वृक्ष संरक्षण को कितना बढ़ावा देते हैं।
द प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ड इज द वन फैमिली एनकरेजेज हार्मनी विद नेचर। जो वसुदेव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, जो विश्व एक परिवार को मानने का सिद्धांत है, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। यानी कि नाग पंचमी बताती है कि वन्य जीवों के प्रति कितनी दया भावना होनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत की पूजा यानी कि बताई जाती है कि हमें पर्वतों को जो हमारे जंगल हैं उनको कैसे पूजना चाहिए। वृक्षों की पूजा करना, घरों में तुलसी को पूजना। इसके अलावा आप और भी चीज़ें हिंदू धर्म में देखते हो जिसमें पर्यावरण को, जैसे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता है, उनका वाहन कोई ना कोई जानवर को रखा हुआ है। अब क्योंकि आज हम थोड़े से हमने शिक्षित हो गए तो हम इन चीज़ों को डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, हम उनकी तह में नहीं जाते कि ऐसा क्यों है। आप इस चीज़ को एक तरीके से देखो कि इसको अध्यात्म से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, ताकि हम उन चीज़ों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। हर एक देवी देवताओं को कोई ना कोई वाहन के तौर पे एक सिंबल दिया है। कहीं गाय है तो कहीं उल्लू है, कहीं सूअर है, कहीं टाइगर है, कहीं बेल है। तो ये सारे किसके लिए हैं? ये बताता है कि पर्यावरण के लिए हिंदू धर्म का शुरू से तालमेल रहा हुआ है, जो कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत बनी हुई है। अब बात करते हैं बुद्धिज़्म की, यानी बौद्ध धर्म की। emphasizes non-violence and compassion for all living beings, यानी अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा पे जोर देता है कौन? बौद्ध धर्म। लॉर्ड बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री, ए सिंबल ऑफ एनवायरमेंटल हार्मनी, यानी बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह प्रकृति के संतुलन का क्या है? प्रतीक है। जब हम भगवान बुद्ध की जब हम मूर्त देखते हैं तो एक पेड़ के नीचे आसपास हमें एकदम नेचर का बैलेंस के साथ दिखाया जाता है। और जो बुद्धिज्म है वो बात करते हैं अहिंसा की, अहिंसा परमो धर्म, यानी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, जो कि तालमेल बताते हैं प्रकृति के साथ। जैनिज्म की बात करें, जैन धर्म की, एडवोकेट्स स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस एंड मिनिमम हार्म टू इवन ए टाइनेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी सख्त अहिंसा का पालन करना और सूक्ष्म जीवों को भी हानि न पहुंचाने या हानि पहुंचाने से बचना है, वो जैन धर्म है। जैन मॉन्क्स कवर देयर माउथ्स टू अवॉइड एक्सीडेंटली किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो जैन साधु है वो अपने मुंह को भी ढक के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, ताकि गलती से भी जो सूक्ष्म जीव है उसको भी हम क्या नहीं पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचाए। तो इस तरीके का तालमेल हमें जैन धर्म में देखने को मिलता है। बात करें सिखिज्म यानी सिख धर्म की, प्रमोट्स लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, यानी प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने पर बल देता है। गुरु नानक एम्फसाइज्ड द डिवाइन प्रेजेंस इन नेचर, गुरु नानक ने प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को बताया। उन्होंने कहा वाटर इज द फादर एंड अर्थ इज द मदर, यानी जल को पिता के समान और धरती को माता के समान बताया गुरु नानक ने, जो कि बताता है कि सिख धर्म का प्रकृति से किस तरीके का रिलेशन रहा हुआ है। ट्राइबल कल्चर्स यानी आदिवासी संस्कृति, ये तो पूरी की पूरी किन पे आधारित है? जंगलों पे ही आधारित है। तो ये वर्शिप ट्रीज, एनिमल्स, हिल्स एंड रिवर्स, पेड़ों को, जानवरों को, पहाड़ों को, नदियों की पूजा करते हैं। देयर लाइफ स्टाइल इज नेचुरली इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, उनकी जो जीवन शैली है वो पर्यावरणीय अनुकूल है और टिकाऊ तरीके की है। तो ये हिंदू धर्म के या भारत की कई सारे रिलीजन और जो भारतीय कई तरह की कल्चर जो बताती है कि एनवायरमेंट का कंजर्वेशन शुरू से किया जा रहा है। एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, यानी पर्यावरणीय संप्रेषण और जन जागरूकता क्या होती है? एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज related to the environment to educate and motivate the public towards sustainable practices, यानी पर्यावरणीय जन चेतना का तात्पर्य है कि पर्यावरण से जुड़ी जानकारी और विचारों को साझा करने से, ताकि आम जनता को टिकाऊ जीवन शैली और शिक्षित और प्रेरित किया जा सके। यानी कि सीधी सी बात है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना ही पर्यावरण एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्यों जरूरी है इस एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन की, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी लोगों को पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूक करना। एडुकेट्स पीपुल ऑन इको फ्रेंडली हैबिट्स एंड सस्टेनेबल लिविंग, लोगों को पर्यावरणीय अनुकूल आदतों के बारे में, टिकाऊ जीवन शैली के बारे में क्या करना, शिक्षित करना। builds pressure on governments and industries to act responsibly, सरकारों और उद्योगों पर जिम्मेदारी से कार्य करने का दबाव बनाना है। कि जैसे मान लो, जैसे आज हिमालय एरिया है, वहाँ पर शहरीकरण के नाम पर कई जंगल काटे जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वह इसको थोड़ा रेस्पॉन्सिबल तरीके से वहाँ पे काम करे, इस तरीके का दबाव बनाने के लिए इसकी जरूरत है।
बात करते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग्स एंड टूल्स, यानी जन जागरूकता अभियान के उपकरण क्या-क्या है, किस तरीके से हम जन जागरूकता कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है मीडिया, यानी टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एंड रेडियो प्ले एंड मेजर रोल, यानी कि हम कोई नुक्कड़ नाटक की तरफ से या टीवी, अखबार, इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं या जागरूकता कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी स्कूल करिकुलम एंड कम्युनिटी आउटरीच, शैक्षिक कार्यक्रम में, स्कूल पाठ्यक्रम में इस तरीके के चैप्टर इंक्लूड करके बच्चों को जागरूक किया जा सकता है। सोशल मीडिया, फास्ट एंड वाइड रीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर यूथ अवेयरनेस, हमें अगर लोगों को या युवाओं तक पहुंचना है तो उसका सबसे प्रभावी माध्यम है सोशल मीडिया। उसके थ्रू इको क्लब्स एंड एनजीओज ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटिंग, क्लीन अप ड्राइव्स एंड सेमिनार्स, यानी इको क्लब और एनजीओज के थ्रू वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए, सफाई अभियान और सेमिनार आयोजित करते रहे ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो सके या होते रहे। अब बात करते हैं यूनिट 4th की, और यूनिट 4th में आपका कोई सिलेबस नहीं है। यूनिट 4th आपका फील्ड वर्क है कि आप किसी एरिया वगैरह में डॉक्यूमेंट विजिट करके डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, आप पॉपुलेशन इन सबको देख सकते हो, उनके बारे में कोई आप फाइल वगैरह बना के डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हो। तो ये थी अपनी एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और लॉज की क्लास, जो मैंने कोशिश करी है कि समराइज़ करने की आपकी पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके आप अपनी बातें ज़रूर हमसे पहुँचाया करें, क्योंकि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, और किस तरीके से आपका इसके लिए है, और एग्ज़ाम में यहाँ से कितना आपको कुछ मिला, वो है आपका कमेंट हमें इंतज़ार रहता है। और इस जो क्लास है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही लोड हो जाएँगे, तो सो टू बी कंटिन्यूड। और बने रहिए, जुड़े रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ, और जल्द ही हम इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो लेके आएँगे। और हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।